नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट क्लास में आपको मैं ईवीएस के बारे में आज बताने जा रहा हूं। ईवीएस में जो इसमें मतलब नेशनल पार्क हैं, इसके आगे हम इसमें देखते हैं। सीटेट में आपको मैं बताऊंगा। देखिए नेशनल पार्क के बारे में, ये यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और यहाँ हाथी और चीते पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। यहाँ हाथी और चीते पाए जाते हैं। फिर दूसरा क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में। यहाँ एक सींग के गैंडे के लिए मशहूर है और यहाँ हाथी और चीते भी पाए जाते हैं। तो काजीरंगा जो पूछेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। काजीरंगा में सबसे मशहूर के लिए क्या है? एक सींग के गैंडे के लिए सबसे मशहूर है। फिर ये क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है। गिर राष्ट्रीय गुजरात हो गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात के जूनागढ़ में। यहाँ चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? चीता और बब्बर शेर के लिए फेमस है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लेह जम्मू कश्मीर में है। हिमिस जो है वो लेह में जम्मू कश्मीर में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। जो साउथ बटन है कहाँ पे है? छोटा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार साउथ बटन, इसको देख लीजिए। फिर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केबुल लामजाओ मणिपुर में जो है। इसको तैयार हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। काजीरंगा कहाँ है? असम में। किसके लिए फेमस है? एक सींग गैंडे के लिए। फिर उसके बाद क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। किसके लिए? बब्बर शेर और चीते के लिए है। बब्बर शेर और चीते के लिए है। फिर आगे क्या है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लेह में क्या है? जम्मू कश्मीर। अब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हिमिस है, जो लेह में या जम्मू कश्मीर में है। फिर छोटा या साउथ बटन जो अंडमान निकोबार में है। फिर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में है। इसको तैयार होगा। फिर आगे हम देखते हैं हाथियों के बारे में। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हाथियों के बारे में। हाथी देखिए, यहाँ पे सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। हाथी कितने घंटे सोते हैं? हाथी कितना खाना खाता है? और हाथी, ये देखते हैं। देखिए, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। जो हाथी होता है उसे पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है हाथी को। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। ये सीटेट में पूछता है कि जो एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो खाता है, 300 किलो खाता है, 150 किलो खाता है। तो इसको हम याद करना है कि एक दिन में हाथी कितना खाता है। एक बड़ा हाथी 100 किलो से ज़्यादा जो झाड़ियों और पत्ते खाता है। फिर इसके बाद इसको देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में वह 2-3 घंटे सोते हैं। हाथी क्या होता है? बहुत कम आराम करता है। वह सिर्फ केवल
एक दिन में 2-3 ही घंटे ही सोता है। और हाथी कितना खाना खाता है? बड़ा हाथी 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। ऑप्शन 200 भी आएंगे, उसको नहीं हमें टिक लगाना है। सेटिंग में 200 भी लिखे रहते हैं, तो इससे हमें ये देखना 100 किलो से ज़्यादा खाता है। हाँ, और एक क्वेश्चन आता है कि हाथी के छोटे बच्चों का वजन कितना होता है? तो कितना होता है? 200 किलो का। जो हाथी का छोटा बच्चा होता है वो कितने किलो का होता है? 200 किलो का होता है। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं इसको। झुंड में केवल हाथियाँ और बच्चे रहते हैं। ये इसमें पूछता है झुंड में केवल हाथी रहते हैं और बच्चे रहते हैं, या झुंड में हाथी और बच्चे दोनों रहते हैं। तो इसमें आपको हमें क्या मारना है? झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। एक झुंड में कितने हाथी, मतलब हथनियों का झुंड होता है? 10 से 12 का हथनियों का झुंड होता है और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं। जो हाथी होता है वो 14 से 15 साल तक रहता है, फिर वो झुंड छोड़कर चला जाता है। इसको एक एक पॉइंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीटेट में आते हैं। पूछेगा हाथी एक दिन में कितना किलो खाता है, हाथी कितने घंटे आराम करता है, हाथी के झुंड में कितने हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, 10 से 12 है। हाथी होता है वो कितने साल तक अपने झुंड में, मतलब झुंड छोड़कर चला जाता है, कितने वर्ष का? तो जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो उसके बाद वो झुंड छोड़कर चला जाएगा। फिर ये गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे। गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है, जिससे बेसन्स और बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। जो ये आगे के निकले होते हैं, जैसे ये एक महल बने हैं, उसके आगे ऐसे निकले नहीं है, ये देखिए, तो इसे हम बुर्ज बोलते हैं। जो ये भाग होता है उसे हम बुर्ज बोलते हैं। जो गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में। और गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तान ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। जो कुतुब शाही सुल्तान थे वो गोलकुंडा में कितने साल तक शासन किए? 1518 से 1687 तक शासन किए। उस समय कांस या ब्राउन्स की बंदूकें बनती थी। उस समय क्या होता था, जब कुतुब शाही सुल्तान थे तो उसमें 1518 से और 1687 तक था, क्या था? ब्राउन्स की जो बंदूकें बनती थी। इसको तैयार कर लेना कि कब ये फोर्ट में, मतलब 1518 से और 1687 तक थे। कितने बुर्ज हैं? गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? हैदराबाद। इसको एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। ये मैं गारंटी देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन आपके, जितना ये ईपीएस में बताया हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं विश्व की प्रसिद्ध पश्मीना शाल। पश्मीना शाल चंगपा लोग द्वारा पाली गई बकरियों के बालों की बनती है। चंगपा जनजात। जो पश्मीना शाल क्या होता है? चंगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनता है पश्मीना शाल। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठंड में जो उनकी वहाँ का टेम्परेचर है वो क्या होता है? 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसका एक बाल इतना पतला होता है कि इसके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर है। इसका जो 6 बाल है बकरी का, हमारे एक बाल के बराबर है। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल तैयार होता है। जो ये शाल होता है, एक प्लेन शाल तैयार करने में 250 घंटे इसको बुना जाता है। एक पश्मीना शाल 6 सूटर के बराबर जितना गर्म करता है। ये पश्मीना शाल देखिए, ये पश्मीना शाल है। ये कितना बहुत हल्का होता है ठंडी दिनों में। ये लेह के साइड में
जो 5000 फुट मतलब पहाड़ों पे जो बकरी होती है, चंगपा जनजात लोगों के द्वारा जो बकरी पाली जाती है, वो 5000 फुट पहाड़ी ऊपर रहते हैं। उनके शरीर पे ठंडियों के दिन में वो पतले पतले बाल उगाते हैं, फिर उसके बाद गर्मियों में वो बाल झड़ जाते हैं। उस जो उसके बाल होते हैं वो मनुष्य के उसके 6 बाल मनुष्य के 1 बाल के बराबर होता है। इसलिए पश्मीना शाल बहुत मतलब हल्का होता है। और इसको बुनने के लिए क्या होता है, मतलब हाथ से बुना जाता है और 250 घंटों का समय लगता है एक प्लेन शाल बनाने में। और एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर जितना गर्म भी करता है। चमकता सितारा, इसे देखते हैं। सुरमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। ये सुरमणि मतलब एक चमकता सितारा है। ये जंगल के बारे में, जो जंगल के बचाव के लिए इसने मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान है, सुरमणि है। ये देखिए आगे। सुरमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गीत गानों को गाएं और उन्हें भूले ना, और अपने पहनावों को चाव से पहने। जो सुरमणि थी वो क्या थे, अपने त्योहारों पर गीत गाने गाएं और अपने मतलब जो अपनी रीति रिवाज हैं उसे भूले ना। तथा जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने के लिए एक कला बच्चों में सीख लें। जैसे क्या होता है, सुरमणि जो थी वो सोचते थे कि जो अपनी संस्कृति है उसको बच्चे भूले ना। भविष्य में जो नए नए जो मॉडर्न युग है, बच्चे पुरानी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। तो सुरमणि जो थी वो कह रहे थे कि हमारा जो गाना है उसे बच्चे भूले ना। जो उनके पहनावे कपड़े होते हैं उन्हें बच्चे भूले ना। सुरमणि 21 साल की थी जब उन्होंने बाउसी दादी और कई लोगों की मदद से एकमात्र केंद्र खोला। उन्होंने एक जगह का नाम रखा तोरंग। तोरंग कुटुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। जंगल अधिनियम, जैसे सेटर ने पूछा है जंगल अधिनियम कब आया था, तो जंगल अधिनियम कब आया था, 2007 में जंगल अधिनियम आया था। इसको मैं आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ। जंगल अधिनियम कब आया है, 2007 में। जो कुटुक भाषा में तोरंग को जंगल कहते हैं। यहाँ से सेटर में आता है सब्जियों के बारे में। सब्जियाँ देखें, हरी मिर्चा, टमाटर और आलू कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से। हरी मिर्ची, टमाटर और आलू कहाँ से आया, साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर यूरोप से आया। गोभी और मटर यूरोप से आया। ये हमारी सब्जियाँ देखिए, सब्जियों का फिगर है। फिर काफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आया है, अफ्रीका से। काफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया। सोयाबीन कहाँ से है, चीन से आया। सेटन में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि टमाटर और आलू कहाँ से आया, या हरी मिर्च कहाँ से आया, तो साउथ अमेरिका से आया। और काली मिर्च कहाँ की है, काली मिर्च कहाँ की है, काली मिर्च कहाँ की है, अपने भारत की है। काली मिर्च अपने भारत की है। जो काली मिर्च के बारे में पूछेगा तो काली मिर्च अपने भारत में उगाई जाती है। यहाँ देखिए इसको, भारत और अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए इसे भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टा माना जाता है। जो मतलब ग्लोब में देखिए, जहाँ भारत है, भारत के जस्ट अपोजिट में क्या है, अर्जेंटीना है। इसलिए जो अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर, इसलिए भारत के लोगों को अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टा माना जाता है। जो ग्लोब है वो भारत के, जो अर्जेंटीना है भारत के सापेक्ष में उल्टा है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अर्जेंटीना भारत के सापेक्ष में किधर है। ये ली हू फेंग सांप के मांस से बनाए जाने वाले पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। ये एक किस्म का पकवान है, ली हू फैन। सांप के मांस के द्वारा बनाया जाता है, सांप को काट कर बनाया जाता है। ये कहाँ खाया जाता है,
हांगकांग में। ये देखिए हांगकांग, ल्यू फेंग कहाँ खाया था? हांगकांग में। यहाँ से सीटेट में आते हैं। इसके बाद देखते हैं गिलहरी। गिलहरी के बारे में। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ये क्या होता है? जो इनके दांत होते हैं गिलहरी के, ये अपने दांत हरदम कुतरते रहते हैं, इसलिए उनके दांत छोटे हो जाते हैं। और ये चूहों के बारे में पूछेगा तो चूहों में क्या होता है? चूहों में क्या होता है? चूहों में सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये सीटेट पूछेगा गिलहरी और चूहे के बारे में पूछेगा तो चूहे क्या होता है? सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। पक्षी के बारे में देते हैं। चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। ये चील है, बाज है और गिद्ध है। ये क्या है? चील और बाज गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक तेज देख सकते हैं। चील के पूंछ खांचे वाली होती हैं। चील के पूंछ जो होते हैं वो खांचे बने रहते हैं। इससे खांचे से चील के पूंछ में बने रहते हैं खांचे से, तो चील के पूंछ में खांचे वाली होते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचा उड़ता है। गिद्ध सबसे आकाश में ऊंचा उड़ता है तथा जहाँ जो जानवर जैसे मरा पड़ा रहता है तो उसको खाकर साफ कर देता है उस जगह को। गिद्ध के बारे में पूछता। जैसे सांप ये पूछता है सांप के कितने दांत होते हैं, तो सांप के 2 विष दंत होते हैं। हमारे कितने थीम होते हैं? थीम कितने हैं? 6 थीम हैं। थीम कितने हैं? 6 थीम हैं और 4 उप थीम है। इसको तैयार कर लीजिए। गलत हो गया। 4 उप थीम है। ये 6 थीम है और 4 उप थीम है। चील चील, बाज और गिद्ध कितने गुना अधिक देखते हैं? 4 गुना अधिक देखते हैं। सांप भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते विषैले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। सांप के कितने विष दंत होते हैं? 2 विष दंत होते हैं। ये देखो टॉपिक 6 4 4 4, इसको तैयार कर लीजिए। देखो कितनी आसानी से आपको तैयार हो गया होगा। ठीक 3-4 क्वेश्चन आपको आसानी से तैयार होगा इस तरह। फिर हम फाख्ता देखते हैं। फाख्ता के बारे में। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता क्या होता है? फाख्ता जिसे कैक्टस बोलते हैं, कांटों के बीच सब मेहंदी के मेड़ पे अपना अपना क्या होता है? घोंसला बनाता है। फिर इसके बाद मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरों के बिजली की तरंगों से देखती हैं। जब मछलियाँ जैसे समुद्र में देखिए, मछली देखिए, ये मछलियाँ जब खतरा आ जाता है तो क्या होता है? एक दूसरों को किस तरह संकेत देती हैं? बिजली के झटकों से संकेत देती हैं मछलियाँ। निपेंथिस, ये निपेंथिस देखिए, इसे घटपर्णी भी बोलते हैं। निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। निफेंथिस कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये निफेंथिस पौधा देखिए, इसे घटपर्णी भी बोलते हैं। यह पौधे कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव का शिकार करता है। ये जो पौधा होता है ये कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधे लंबे घड़े जैसा, दो घड़े जैसा आकार इसका है। यह पौधा जो लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। पत्ती इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये देखिए ढक्कन लगा होता है और इससे खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। इसके अंदर से जो घटपर्णी पौधा होता है ये घड़े जैसे, घड़े जैसा इसका आकार है और इसके ऊपर क्या होता है? ढक्कन जैसा लगा होता है और एक प्रकार की खुशबू निकालती है, जिससे कीड़े मकोड़े इस पर आते हैं, बैठते हैं और ये तुरंत इसके अंदर कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खा लेती है। निफेंथिस पौधा घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। ये
गिनिफेंथिस पौधा क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी जो होती है, नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इसको यह पौधा कीड़ों मकोड़ों को खाती है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। फिर आगे देखते हैं, रेगिस्तानी ओक, ओक के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये देखिए ओक पौधा, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी बहुत कम पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर मतलब 250 से 300 फीट तक जाती है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो 250 से 300 तक फीट जाती हैं जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाए। ये क्या होता है, इसकी पौधे जो इसकी ऊंचाई कितना होती है, 10 से 11 फीट होती है, तथा ज़मीन के अंदर 250 से 300 तक फीट तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। इसके तने में जो क्या होता है, पानी जमा होता है। जब कभी भी इसके इलाके में पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। इसके तने में इसको मतलब क्या होता है, इसके तने में 250 फीट 250 या 300 फीट तक गहरे तक ये इसका जो जड़ें होती हैं वहाँ तक जाता है। और जब पानी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो क्या करते हैं यहाँ के लोग, पाइप डालकर और पानी यहाँ से पाइप के द्वारा निकाल लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी ओक बोलते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। समुद्री तट, भारत की पश्चिमी समुद्र तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है। जो भारत का पश्चिम साइड क्या है, अरब सागर के रूप में जाना चाहिए। उधर उस साइड अरब सागर और इधर क्या है, वेस्ट बंगाल, इसे क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम साइड क्या है, अरब सागर है, और फिर पश्चिम साइड पर वो क्या है, अरब सागर है, और पूर्व साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इसको देख लीजिए। जिसके किनारे कौन कौन से मतलब कि राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा स्थित है। जो अरब सागर के साइड कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है और गोवा राज्य स्थित है। फिर भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये से आप देखिए, यह ऐसे भारत का नक्शा होता है। ऐसे भारत का नक्शा बना होता है। ऐसे भारत, इधर क्या है, इधर अरब सागर है, ये पश्चिमी साइड हो गया, इधर अरब सागर है, और ये क्या हो गया, पूर्वी साइड, पूर्वी साइड हो गया। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसके साइड क्या होता है, आपके गुजरात होते हैं, फिर महाराष्ट्र होते हैं, फिर क्या होता है, फिर गोवा होता है, फिर कर्नाटक होता है, फिर केरल पाया जाता है। और इस साइड में क्या पाया जाता है, पूर्वी साइड में क्या है, क्या है देखिए, पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल इधर हो गया ऊपर, फिर इसके बाद क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु हो गया। ये देखिए पूरे राज्य इसी तरह ये लिखे हैं, इसको देख लीजिए। मैपिंग से भी क्वेश्चन सीटेड में आते हैं। उल्लू को बारे में देखते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और क्या होता है, मैना क्या होता है, उल्लू और मैना में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उल्लू ये पूछता है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है कौन सा जानवर है, तो आप उल्लू मारेंगे। और झटके से अपनी गर्दन कौन पीछे हटाता है, मैना। इस दोनों में झटके से पीछे घुमा सकता है वो मैना हो जाएगा, और जो अपना गर्दन पीछे कुछ हद तक घुमा सकता है वो क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उल्लू और मैना में, क्योंकि दोनों पीछे का गर्दन
पीछे हाथ तक गर्दन घुमाते हैं। फिर आगे देखिए कणमल्लेश्वरी, यह एक वेट लिफ्टर है। कणमल्लेश्वरी को देखिए, कणमल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। इनके बारे में देखिए, ये कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलो तक वेट उठा सकती हैं। तब भारत के बाहर ये कितने मेडल जीती हैं, 29 मेडल जीती हैं कणमल्लेश्वरी। फिर आगे देखिए एनीमिया। एनीमिया एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया की जो बीमारी होती है, खून की कमी होती है, तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं। इससे बच्चे ठीक रूप से पढ़ते नहीं, इनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रह पाता है। ये क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, एक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, हाथ पीले देखो, ये एनीमिया की कमी है। इन्हें हाथ पीले हो गए हैं, देखिए। और इनकी नाखूनें क्या हो जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं। एनीमिया से क्या होता है, खून कमी से क्या होता है, मतलब इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाया जाए। इसमें क्या होता है, पालक हो गया, पालक हो गया, गुड़ हो गया। इसमें आयरन की कमी को पूर्ति करेगा। जो एनीमिया रोग में क्या क्या डॉक्टर खाने के लिए बोलते हैं, पालक। सीटर में एक क्वेश्चन आता है जिससे पूछेंगे कि एक लड़की है जिसे जिसे मतलब उसकी खून की कमी है, एनीमिया रोग है, तो बताओ वो किस चीज़ का उपयोग, खाने में क्या उपयोग करे। तो आप बताएंगे पालक या गुड़, जिसे खाने से उनकी खून की कमी दूर हो सकती है। फिर इसके बाद देखते हैं ब्रेन लिपि के बारे में। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज़ें 6 बिंदुओं पर उभारा जाता है। फिर उसे उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली के सहारे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेन लिपि कहलाती है। ये देखिए ब्रेन लिपि है। ये जो लुइस ब्रेल थे, ये लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे, लुइस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। जो ब्रेल लिपि है, इनके जब ये छोटे थे तो इनके इनके पास पिताजी बढ़ई के काम करते थे, तो ये उसी से क्या होता, कुछ काम कर रहे थे तो उसके बाद इनके कुछ चीज़ें आँख में आकर पड़ गई, लोहे की चीज़, जिससे ये अंधे हो गए थे। तब इन्हें पढ़ने में बहुत रुचि हुई थी, तो इसलिए ये पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हुआ करते थे। इसलिए पढ़ने के लिए एक विधि की खोज की जिसे ब्रेल लिपि बोलते हैं। ये 6 भाषाओं पे आधारित होती है। ये कौवा के बारे में देखते हैं। ये देखिए, कौवा के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों जैसे चीज़ें भी होती हैं। कौवों के जो घोंसले होते हैं वो क्या होता है, लोहे के तार होते हैं और लकड़ियों की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाते हैं। जो कौवा होता है वो सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। कौन सा जो पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो उसे आप समझ ये कोयल है। जो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को सेता है। जो कौवा होता है वो डाल पे सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है, तथा इसके घोंसले जो होते हैं लोहे तथा लकड़ियों के टहनियाँ भी चीज होती हैं, तथा पेड़ पे सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है। और क्या है इसमें, ये जो कोयल होता है
कोयल भी कौवे के घोंसले में अंडा देती है। जो कौवा होता है, कोयल होता है, एक ही तरह से होते हैं, बस आवाज़ में इनकी फ़र्क होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और इसको आप तैयार करिए अच्छे से, और प्रैक्टिस सेट भी मारिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए।